हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि मेरे क्लास 12th के प्रत्येक स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। अब फिलहाल आप सभी एग्जाम के प्रति बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। हमें एक अच्छे रणनीति के तहत हमें अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश को। पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण 10 इंपॉर्टेंट गद्यांश को हम बताएंगे, जिससे आप पढ़कर अपना जो 10 नंबर है ना, अपना जो 10 नंबर है वो आप इसको क्या कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं ये 10 नंबर। भैया आप इतनी बात जानते हैं ना कि ये हिंदी टॉपर बैच का ये हमारा दूसरा दिन है। पहले दिनों में हमने क्या कराया था, फर्स्ट डे में हमने कराया था जो इंपॉर्टेंट हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिससे हमें 10 नंबर मिलने वाले थे, वो हमने कराया है। ठीक है, आपने नहीं देखा है, लिंक आपको हिंदी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आज हम देखने वाले हैं, आज हमारा दूसरा दिन है, तो आज हम देखेंगे संपूर्ण किताब के मात्र 10 महत्वपूर्ण गद्यांश को देखेंगे, जिसमें आपके सभी चैप्टर, राष्ट्र का स्वरूप हो, अशोक का फूल हो, भाषा और आधुनिकता हो, निंदनीय रस हो, या हम और हमारे आदर्श हो, इन पांचों चैप्टर को मिलाकर हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। अब चलिए एक एक करके इन सभी को हम देख लेते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि भैया एक अंतिम मौका है आपके पास। इस समय अगर आपने सीरियस होकर पढ़ाई नहीं किए तो कुछ भी नहीं होने वाला दोस्त। हिंदी और इंग्लिश ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोरिंग हमें नंबर करना होता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इसमें फिक्स कंटेंट होते हैं, फिक्स टॉपिक होते हैं कि ये आएंगे ही आएंगे। तो मैं केवल इतना ही कहूंगा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और सीक्वेंस वाइज जितना हम करा रहे हैं उसको करते हुए, नोट डाउन करते हुए आज आपको बढ़ना है आगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम क्लास 12th हिंदी के लिए करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला हमारा आता है इंपॉर्टेंट गद्यांश, जो कह रहा है कि भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उनके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतना ही हमारा राष्ट्रीयता बलवलित हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जननी मतलब माता है। फिर कह रहा है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा वह निर्मूल है। देख लीजिए, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा, जो लोग पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के विकास में नहीं जुड़े, वो क्या है, निर्मूल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। फिर यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पलवलित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारियां प्राप्त करना, उनकी सुंदरता, उपयोगिता, महिमा को पहचानना आवश्यक क्या है, धर्म है। तो आवश्यक कर्तव्य और धर्म यही है हमारा। तो आशा करता हूं कि सबसे पहली बात इसमें क्या आपसे करता है, तो देखिए एक पैराग्राफ इस प्रकार देगा और इसके नीचे 5 क्वेश्चन देंगे। इन 5 क्वेश्चन के आंसर इसी में से हमें ढूंढ कर लिखना होता है। यही तो केवल बात है। अब चलिए एक एक करके हम ढूंढ कर लिखवाते हैं, कैसे हमें समझाना है ये सब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहली बात, जब आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये पैराग्राफ किस चैप्टर का लग रहा है आपको, तो देखिए यहाँ पे भूमि शब्द आ रहा है। ठीक है, भूमि शब्द बार बार आ रहा है, जन शब्द आ रहा है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे राष्ट्रीयता शब्द भी आ रहा है। देखिए राष्ट्रीयता, तो इस तरीके से राष्ट्रीयता, तो इस तरीके से ये शब्द, कुछ शब्द हैं जिसको आपको मिल जाए तो उससे आपको क्लियर हो जाता है कि ये किस चैप्टर से है। राष्ट्रीयता शब्द मिल रहा है, भूमि शब्द मिल रहा है, पृथ्वी शब्द मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से है। राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से है, जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं।
जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो सबसे पहली बात इतना आपको पता कर लेना है, इस पैराग्राफ को जब भी आप पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा ये किस चैप्टर का है और इसके लेखक कौन है। मैं एक और बात बता दूं, अगर आपको पढ़कर भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर किस चैप्टर का है, तो वो भी आप टेंशन ना लें। मैं केवल इतना कहूंगा, अभी आज ये वीडियो आप देख रहे हैं तो केवल जितना हम ये लिखवा रहे हैं इन सभी को नोट डाउन करते हुए और जो जो आंसर हम बताएंगे इन पांचों का वो सब नोट डाउन करते हुए चलिएगा और समझने पर थोड़ा प्रयास कीजिएगा। जहां तक बात है इसके लेखक और चैप्टर का नाम कैसे हम पहचान पाएंगे, तो उसके लिए हम एक शॉर्ट में वीडियो ला देंगे। ठीक है, शॉर्ट मतलब क्या, 5-7 मिनट का एक वीडियो आ जाएगा जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट जो जानकारियां हैं वो दे देंगे कि किस प्रकार आप पहचान सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए ज्यादा टेंशन आप नहीं लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहे उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। मतलब शीर्षक का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। शीर्षक अभी हमने जाना कि पाठ्य का शीर्षक क्या है, तो राष्ट्र का स्वरूप है। लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो देखिए कैसे आपको उत्तर लिखना है। उत्तर में हमने देख लीजिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है कि गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है, हमने लिखा है गद्यांश का शीर्षक। गद्यांश का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक कौन है, लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरी बात हमारा आता है, दूसरा हमारा क्वेश्चन यहीं पे देख लीजिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन कहता है राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। मतलब राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, देखिए अभी हमने पढ़ा था कि राष्ट्रभूमि के प्रति यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर्तव्य शब्द आया है ना, तो देखिए यहाँ पे हमें लिखा भी गया है कि यहाँ पे लिखा गया है कि उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरे का आंसर हो जाएगा। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा बनाकर अच्छे से लिख दिया है कि यहाँ पे क्या लिखा है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उनके भौतिक स्वरूप, सुंदरता, उपयोगिता और महिमा का पहचानना आवश्यक है। यही तो सिंपल सा हमने कर दिया है। तो या तो आप वैसे ही लिख दीजिए जैसे हमने ढूंढकर यहाँ पे बताया है, ऐसे ही ढूंढकर यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, या चुपचाप हमने यहाँ पे लिख दिया है तो यही आप लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा क्योंकि ये फिक्स टॉपिक है जी। ठीक है, चलिए तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है, तीसरा हम यहीं पर देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। निर्मूल मतलब किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। तो एक निर्मूल शब्द हमने देखा था, यहाँ पे देख लीजिए निर्मूल शब्द यहाँ पे आया है कि नहीं आया है, आया है ना। तो इससे फर्स्ट जहां से शुरू हुआ है वहां से, यहाँ से शुरू हुआ है। तो लेखक कहते हैं कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा वह निर्मूल होती है। यही तो हमें लिखेंगे कि लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ती वो क्या है, निर्मूल होती है। तो यही बात हम तीसरे का आंसर लिख देंगे। वही बात हमने लिखा है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो लिखे हैं लेखक ने कहा है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो क्या होती है, निर्मूल होती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। आशा करता हूँ समझ के होंगे। फिर बैक आते हैं, फिर हमारा यहाँ पे जो चौथा हमारा क्वेश्चन होता है, अब चौथे क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो ये जो पृथ्वी है सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। देख लीजिए यहाँ पे अभी हमने बताया था यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, यही शब्द हमें पकड़ना है। यहाँ पे पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है अभी हमने पढ़ा था, तो इसमें हमने बताया भी था। देख लीजिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो बताइए यहाँ से हमारा हो जाएगा इसका उत्तर कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जननी मतलब माता है, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की माता है। तो यही बात हमने लिखा है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है।
बताइए कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। इसी प्रकार ढूंढ कर आपको लिख देना है। अंतिम हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है जो कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें हमें रेखांकित अंशों की व्याख्या कर देना है, तो चलिए वो भी हम करके दिखा देते हैं। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, यहां से आपका देख लीजिए, यहां से ये अंडरलाइन है, मैं आपको यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ, कहाँ से है जी भैया, राष्ट्रीयता की जड़ें, हाँ यहाँ से है। ये अंडरलाइन कुछ पोर्शन किया जाता है, इसका आपको अर्थ समझाना होता है सिंपल वे में। तो चलिए अब हम इसका भी अर्थ हम समझा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब हमें इसका अर्थ समझाना है। ये जो हमने रेखांकित अंश किया हुआ है इसका अर्थ समझाना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पलवलित होगा। मतलब राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी गहरी होंगी, मतलब राष्ट्र के विकास, पृथ्वी के विकास के लिए जितना हम सब जागरूक होंगे उतना ही और ज्यादा विकास होगा, परवलित अंकुरित होगा, ठीक है ना, यही बात कहा जा रहा है। फिर यहाँ पे कह रहा है इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारियां प्राप्त करना, उनकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा का पहचानना आवश्यक धर्म है। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारियां हमें रखना, पृथ्वी के बारे में किससे पृथ्वी को हानि हो सकती है, किससे इसको बेनिफिट मिलेगा, इन सभी बातों को हमें अच्छे तरीके से जानना, उसकी सुंदरता को, उसकी उपयोगिता को, उसकी महिमा को पहचानना हम सबका आवश्यक धर्म भी है और कर्तव्य भी है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो यही रेखांकित अंशों की व्याख्या जो है इसको हमने सिंपल वे में यही लिखकर हमने यहाँ पे समझाया है, रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब देख लीजिए रेखांकित अंशों की व्याख्या में क्या लिखा है कि राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, मतलब वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे कहा गया ना राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, जितनी गहरी होने का मतलब जितना मजबूत होगा, सशक्त होगा। तो यही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि राष्ट्रीयता का आधार जो है, आधार मतलब जड़ें जो हैं जितनी अधिक सशक्त होंगी, राष्ट्रीय भावनाएं उतनी अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उनका धर्म भी है। कर्तव्य के साथ साथ धर्म भी है, केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं है बल्कि धर्म भी है हमें कि पृथ्वी के बारे में सब कुछ हमें पता होना। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। अब इसका उत्तर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरे अपने इंपॉर्टेंट गद्यांश की ओर बढ़ेंगे। चलिए अच्छी बात है दोस्त, तो आपने यहां तक वीडियो को देख लिया, बहुत ही खुशी की बात है। बहुत ही, मैं ये कह सकता हूं कि आप सभी इतने सीरियस हैं, इसके लिए मैं दिल से बहुत खुश हूं। अदरवाइज आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं स्पेशली आपके लिए कह रहा हूं कि बाबू देखिए अब मेहनत करना ही पड़ेगा। अब बताइए पूरी चैप्टर, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समय लूँगा, देखिए पूरी आपकी चैप्टर, पूरी मतलब लगभग 7 चैप्टर हैं, लगभग 7-8 चैप्टर हैं आपके महत्वपूर्ण गद्यांश के। उसमें से केवल हमने 5 चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट हमने चूज किया है। अब 5 चैप्टरों में भी लगभग सभी चैप्टर में 4, 5, 6 पद्यांश है। मतलब 5 7 अगर 7 अगर 5 भी होंगे तो 25 गद्यांश है। 25 इंपॉर्टेंट केवल गद्यांश है, और उसमें से केवल हम आपको कह रहे हैं कि ये 10 तैयार कर लीजिए इंपॉर्टेंट गद्यांश, जिससे कि आपको फिक्स है इसी में से आ जाएंगे। तो बहुत ही हम कम कह रहे हैं, तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही ना पड़ेगा जी। तो मेहनत आप जरूर कीजिएगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि जिनका भी स्टूडेंटों का सपना है कि 85% लाने का, 90% लाने का, 95% लाने का, जिनका भी सपना है, उनकी सपनों को पूरा करने के लिए हमने इस टॉपर बैच के साथ साथ हमने टॉपर नोट्स भी तैयार किए हैं। मैं आपको बता दूं कि पूरी हमने हिंदी की टॉपर नोट्स तैयार कर दिए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th के हैं, हिंदी के नोट्स के लिए जागरूक हैं, तो ये हिंदी का नोट्स आप ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं ओनली 99 रुपए में आपकी पूरी हम कह सकते हैं पूरी हिंदी का नोट्स दिए जा रहे हैं।
इस हिंदी की नोट्स में आपको क्या मिलेंगे, 200 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जिससे 10 नंबर मिलेंगे। फिर 10 नंबर के आपके सभी महत्वपूर्ण गद्यांश आपको दिए जाएंगे, फिर महत्वपूर्ण पद्यांश दिए जाएंगे, महत्वपूर्ण जीवन परिचय दिए जाएंगे, महत्वपूर्ण कहानी दिए जाएंगे, महत्वपूर्ण खंडकाव्य दिए जाएंगे, महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश दिए जाएंगे, महत्वपूर्ण श्लोक दिया जाएगा, महत्वपूर्ण पत्र लेखन दिए जाएंगे, महत्वपूर्ण आपके निबंध दिए जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको दिया जाएगा जिससे आप पढ़कर मैं आराम से कह सकता हूं कि 90 to 95% स्कोर कर पाएंगे। तो ये ओनली आप सपना पूरा हो सकता है, ओनली 99 रुपए में आपको दिया जा रहा है। तो इसको लेकर शायद ये 99 रुपए पूरी आपकी भविष्य को चेंज कर दे। तो मैं यही कहूंगा, नोट्स लेकर अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। नोट्स लेने के लिए आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। वहां पे कहिएगा सर हमें हिंदी के क्लास 12 हिंदी की टॉपर नोट्स चाहिए, इतना लिखकर मैसेज करेंगे। वहां पे एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करके तुरंत बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। जैसे ही आप कहेंगे आपके व्हाट्सएप पर PDF नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। उसे चाहे तो आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं या दुकान से 2 कॉपी भी निकलवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइपिंग नोट्स, बेहतरीन नोट्स आपको दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी तीनों का हमें टॉपर नोट्स मिल जाए, तो मैं बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी तीनों का लेते हैं तो 299 का नोट्स जो है वो 299 नहीं बल्कि तीनों एक साथ लेते हैं तो 249 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी तीनों के नोट्स मिल जाएंगे। तो उसी प्रकार अगर तीनों का लेना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर मैसेज करके बता दीजिएगा, नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं कि देखिए टॉपर नोट्स है वो आप ले रहे हैं, अच्छी बात है। जिनके पास थोड़े पैसे हैं वो खर्च कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है। जिनके पास नहीं है तो उनके पास भी हम वीडियो रखे हुए हैं, थोड़ा समय ही लगेगा एक्स्ट्रा, बट वीडियो से भी आप पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। इससे कोई भी संकोच वाली बातें नहीं है। बट मैं कहूँगा कि अगर 100-200 रुपये खर्च ही हो जा रहे हैं और शायद आपका पूरा भविष्य चेंज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट गद्यांश आ जाता है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने निस्वार्थ प्राप्त किया है। यहाँ पे लिखा है जब तक सूरज की रश्मियां नृत्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवास जन नई उठान की लहरों को आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सतत वाह्य जीवन नदी की प्रवाह की तरह होता है जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो मैं आशा करता हूं कि सबसे पहली बात ये हमने एक पैराग्राफ पढ़ा। अब पैराग्राफ के नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, सॉल्व करना है। कर जाए हम सॉल्व, चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो देखिए अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो ऊपर ही आपको कहा गया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। तो इसका सिंपल सा उत्तर आप क्या लिख देंगे, इसका सिंपल सा उत्तर आप लिख सकते हैं, इसका सिंपल सा उत्तर आप लिख सकते हैं, इसका सिंपल सा उत्तर आप लिख सकते हैं कि जन का प्रवाह क्या होता है, अनंत होता है। जन का प्रवाह क्या होता है जी, अनंत होता है। तो यही बात लिखती है, जन का प्रवाह अनंत होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये इस प्रकार आप उत्तर लिख देंगे। इसका उत्तर भी मैं बता दे रहा हूं कैसे आपको लिखना है। यहाँ पे लिख दिया हमने कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो पहला उत्तर है जन का प्रवाह अनंत होता है। क्लियर। चलिए दूसरे हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि पाठ्य का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पाठ्य का शीर्षक, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो जन शब्द आ रहा है, फिर यहाँ पे भूमि शब्द आ रहा है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीयता शब्द आ रहा है, राष्ट्रीय निवास शब्द आ रहा है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये भी हमारे राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर का है। और लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो वही बात हम लिखेंगे, पाठ्य का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। क्लियर बात। चलिए अपने अब तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन कहता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो देख लेते हैं भैया इसमें रेखांकित अंश कौन सा है। चलिए तो इसमें रेखांकित अंश यहां से यहां तक है,
यहां से लेकर ये टोटल पूरे हैं यहां तक, फिर यहां से स्टार्ट होकर फिर यहां तक, और तीसरा जो हमारा यहां से स्टार्ट होकर यहां तक। तो ये हमारे 3 लाइन, ये हमारे 2 लाइन और फिर आधे लाइन, ये 3 हमारे हैं। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया जन का प्रवाह अनंत होता है। तो ये बात हम समझ गए कि जन का, जो जन है, मनुष्य है, इन सबका प्रवाह अनंत है, मतलब निरंतर बदलते रहते हैं, ठीक है, परंतु ये आगे बढ़ते हुए रहते हैं, ये बात है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का निस्वार्थ प्राप्त किया हुआ है। मतलब सहस्त्रों हजारों वर्षों से क्या है, जो जन है, जन मतलब मनुष्य है, जीवन है, वो सभी भूमि पर अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं। जब तक सूरज की रश्मियां निरंतर प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, जब तक सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर निस्वार्थ आता रहेगा, तब तक क्या होगा, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, तब तक राष्ट्रीय जन का जो मनुष्य है उनके जीवन भी अमर रहेगा। ये पृथ्वी ऐसे ही अच्छे तरीके से रहेगी जब तक सूरज की रश्मियां, सूरज की प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर अच्छे तरीके से आती रहेंगी। तो यही बात रेखांकित अंशों की व्याख्या में थोड़ा सा इसको स्पष्ट करके हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या में देख लीजिए, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है, जन का प्रवाह अनंत है। अनंत का मतलब कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है, लगातार बदलता रहता है, तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अस्तित्व को क्या किया है, तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। इसी कारण मनुष्य जो है ना अपनी भूमि के साथ जुड़ा हुआ है, यही बात कहा जा रहा है। जब तक राष्ट्र रहेगा, जब तक हमारा राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। मतलब जब तक हमारा राष्ट्र है उसकी प्रगति होती रहेगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा, जीवन रहेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हो सकता है कि मैं जो समझा रहा हूँ और यहाँ पे जो अभी हमने दिखाया कि रेखांकित अंश कैसे लिखे गए हैं, उसमें थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम समझा कर आपको बता रहे हैं और यहाँ पे एग्जैक्ट आपको लिख दिया गया है, इसका उत्तर यही होगा। जरूरी नहीं, मैं फिर यहाँ पे कह दूं, जरूरी नहीं कि जो हमने यहाँ पे लिखा यही आप सेम टू सेम लिखिएगा। आपको इसको समझकर, इस पैराग्राफ को समझकर जो समझ में आ रहा है उसी को लिखना है। थोड़ा अच्छे तरीके से लिखिएगा, साफ सुथरा लिखिएगा और थोड़ा सा चेंज करके लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे सहस्त्रों वर्ष है तो इसको हजारों वर्ष ऐसे लिखकर आपको बताना है, समझ रहे हैं ना। तो कुछ ही थोड़ा बहुत ही चेंज करना होता है, बाकी सेम टू सेम ही लिखना होता है, ठीक है। वैसे भी लिखते हैं तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। पता तो है ना 10 नंबर में ये हमसे पूछे जाते हैं। कितने नंबर में? 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और जो हम ये प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 मार्क्स का। तो बताइए रेखांकित अंश आपको समझ में आ गए। अगला हमारा यहाँ पे कह रहा है 4th नंबर, सूरज की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पे हमें करना है सूरज की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि जब सूरज की रश्मियां निरंतर प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो सूरज की रश्मियां यहाँ पे शब्द आ गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ से ही आप लिख देंगे, सूरज की रश्मियां निरंतर प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो ये क्या प्रभाव पड़ता है? सूरज की रश्मियां जो है ना वो राष्ट्रीय जन को जीवन क्या करता है? प्रदान करता है, यही बात है। तो यही बात हम या तो यहां से लेकर यहां तक आप इसका उत्तर लिख ले, या इसी को थोड़ा सा हम बनाकर यहाँ पे लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं कि सूरज की रश्मियों का प्रभाव राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। मतलब इसका सूरज की रश्मियों का जो प्रभाव पड़ता है वो क्या है कि राष्ट्रीय जन का जीवन क्या है? अमर है, यही बात है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है 5 नंबर कि घाटों का निर्माण का आशय क्या है। घाटों का निर्माण, अब देखिए घाटों का निर्माण शब्द हमें ढूंढना है क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है
कि जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं घाटों का निर्माण का क्या आशय है। तो यहाँ पे देखिए घाटों का निर्माण शब्द यहाँ पे आया या नहीं आया, आया ना। तो इसका कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से। तो यहाँ से ही हम लिख देंगे कि कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। यही तो इसका आशय है कि कर्म करे और उसका श्रम मिले, उसके द्वारा ही उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो यही हमने उत्तर लिख दिया है कि घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए अनेक पदचिन्ह छोड़ जाता है। मतलब जब मनुष्य कर्म करता है, श्रम करता है, मेहनत करता है, तो वो अनेक क्या करता है, अनेक विकास के लिए पदचिन्ह अपनी जो रास्ते हैं उसको छोड़ जाता है। समझ रहे हैं। तो ये बातें हैं, जैसे आप ही मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत जब आप कर रहे हैं तो नोट्स बना रहे हैं, वो नोट्स क्या है, एक पद चिन्ह है जिसको आगे आपके मान लेते छोटे भाई हैं या बहन है, वो भी पढ़ेंगे तो वो उसके फॉलो करते हुए चले जाएंगे। तो यही है जी घाटों का निर्माण का आशय। बताइए आपको समझ में आ गया। तो अभी तो केवल हमने 2 इंपॉर्टेंट अपने गद्यांश देखे हैं, अभी तो बहुत सारे देखने हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। पहले आप इसका दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज भले ही कितने भी घंटे लगे बट हमें पढ़ना है। स्क्रीनशॉट। चलिए अच्छी बात है। 2 देख लिए ना, आते हैं। डरना नहीं है ना ही थकना है, मैं पहले ही कह दे रहा हूं बाबू। थक तो नहीं रहे हैं ना, थकना भी नहीं है, निराश भी नहीं होना है, डरना भी नहीं है। अब कंसिस्टेंट हिंदी की भी तैयारी हम कराने वाले हैं और करा भी रहे हैं, तो आप डरिएगा नहीं। बहुत ही अच्छे तरीके से जिस प्रकार हमने हिंदी इंग्लिश की मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी कराया, वैसे ही अब हिंदी इंग्लिश की भी तैयारी बेहतर होगी जी। तो यहाँ पे तीसरा हमारा आता है। देखिए तीसरे में भी बहुत ही सिंपल सा कह रहा है कि कहते हैं कि दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, ठीक है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे ये याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। सिंपल सा है दोस्त, आशा करता हूं समझ के होंगे। नहीं समझे हैं तो यहाँ पे यही हमसे लेखक कह रहे हैं कि कहते हैं कि दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जिससे उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। मतलब लेखक का ये कहना है कि ये दुनिया है ना, वो बहुत ही भुलक्कड़ है, मतलबी है। वो केवल उतने को ही याद रखती है जिससे उसका कोई स्वार्थ होता है, जिससे उसको कुछ लाभ होता है। जिससे उसको कोई लाभ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, उसको भूल जाता है, भूल कर आगे बढ़ जाता है। और वही बात फिर से यहाँ पे कहा जा रहा है कि शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, शायद अशोक से उसका कोई स्वार्थ नहीं था, क्यों उसे वो याद रखी। तो जब उसका कोई लाभ ही नहीं था तो क्यों उसको ये याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। मतलब सारा जो संसार है वो स्वार्थ का एक अखाड़ा है, मतलब सारा संसार स्वार्थी है जी, ठीक है ना, स्वार्थी है, ये कहना था। किनका, लेखक का। लेखक कौन है तो ये बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, दुनिया का शब्द आ रहा है, स्वार्थी शब्द आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक शब्द आया है, कौन सा शब्द आया है, अशोक, अशोक शब्द आया था यहाँ पे, शायद अशोक का, अशोक शब्द आया है। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये हमारा जो चैप्टर है ये अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। और जिसके लेखक कौन है, वासुदेव नहीं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो यही लिखा गया है। उपयुक्त गद्यांश का पाठ्य और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ्य का नाम क्या लिखेंगे, अशोक का फूल, अशोक का फूल। और डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यही हम उत्तर लिखेंगे। उपयुक्त गद्यांश के पाठ्य और लेखक का नाम में क्या लिखेंगे, पाठ्य का नाम अशोक का फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना आप लिख देंगे ना। वैसे तो हम ट्रिक से भी ये बताएंगे कैसे आप पहचान करेंगे, बट फिलहाल देख लिए अशोक शब्द आया है तो इससे हमें क्लियर हो जाता है अशोक चैप्टर के फूल से लिया गया है। चलिए दूसरा हमारा यहाँ पे कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश कौन से इसमें है ये भी आप जान लीजिए। रेखांकित अंश चलिए, तो रेखांकित अंश जो यहाँ पे है ये हमारा यहां तक है।
ये हमारे 2 लाइन यहाँ पे रेखांकित अंश है। तो चलिए इसकी व्याख्या हम कर देते हैं। वैसे तो अभी हमने बताया भी है, क्या हमने बताया है कि कहते हैं कि दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस पाठ्य में कहते हैं या इस पैराग्राफ में कहते हैं कि दुनिया बहुत ही स्वार्थी है, वो केवल उतना ही याद रखती है जिससे उसको लाभ होता है, जिससे उसका कोई लाभ नहीं उसको भूल जाती है। ठीक है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ने का मतलब है कि उसको वो भूल जाती है, वो केवल उन्हीं को याद रखता है जिससे उसका कोई लाभ होता है। तो यही उत्तर रेखांकित अंशों की व्याख्या में हमने लिख दिया है। रेखांकित अंशों की व्याख्या में कि द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, वह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उनका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखना है, यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उनके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति से सहायता पहुंचती है। जो वस्तुएं उनके लिए उपयोगी नहीं होती उन्हें भूलकर आगे बढ़ जाता है। समझ में आ गया आपको क्या कहा गया? मतलब द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बहुत ही भुलक्कड़ है, केवल उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उनका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ स्मृतियों के, व्यर्थ की जो यादें हैं उन सभी को भूलकर क्या करता है, भूलकर बोझिल नहीं बनाना चाहता, आगे बढ़ जाता है। और यह उन वस्तुओं को याद रखता है जिनसे उनको दैनिक जीवन की स्वार्थ की पूर्ति में सहायता पहुंचती है। मतलब वो केवल उन्हीं चीज़ों को याद रखेगा जिससे उसको दैनिक जीवन में, उसको जीवन में स्वार्थ मिलेगा, मतलब कुछ चीज़ें उसको लाभ मिलेंगी। ठीक है, जो वस्तुएं उनके लिए उपयोगी नहीं होती हैं उनको भूलकर आगे बढ़ जाता है। बताइए कोई गलत तो नहीं कह रहे हैं? बिल्कुल इस समय पर लगभग मैं कह सकता हूँ कि ऐसा है भी। ठीक है, तो अगला हमारा आता है, सभी को तो नहीं कहते कि सभी स्वार्थी हैं, बट बहुत ज़्यादा व्यक्ति ऐसे हैं, व्यक्ति के मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हैं मतलब स्वार्थी ही हैं, इधर जिधर देखा जाए वो स्वार्थी ही हैं। ठीक है, अशोक की विस्मृत करने के आधार किसे माना गया है? मतलब अशोक को विस्मृत, अशोक को भूलने का, जो विस्मृत मतलब अशोक को भूलने का आधार किसे माना गया है? स्वार्थ को माना गया है ना, कि स्वार्थ नहीं सदा, शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा तो क्यों उसको वो याद रखे? मतलब जब उसका स्वार्थ ही नहीं रहा तो क्यों उसको याद रखे? तो यही बात हम उत्तर में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कि अशोक के विस्मृति करने का अर्थ स्वार्थ वृत्ति को माना गया है। स्वार्थ नहीं था, कोई लाभ नहीं था उससे, तो इसलिए वो उसको भूल गया। फिर कहा गया है अगला कि लेखक ने दुनिया को किस तरह का व्यवहार बताया है? लेखक ने यही ना दुनिया के बारे में बताया है कि दुनिया बहुत ही भुलक्कड़ है। भुलक्कड़ मतलब मतलबी है, केवल उतना ही याद रखती है जिनसे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि लेखक के अनुसार ये दुनिया केवल उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। अंतिम हमारा एक क्वेश्चन आता है, क्या कह रहा है कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? तो देख लीजिए यहाँ पर सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, ये कहते हैं लेखक। मतलब जो सारी संसार है वो स्वार्थ का क्या है? एक अखाड़ा है। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखा है कि लेखक ने सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा है। लेखक ने सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा है। तो बताइए कोई भी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आप सबसे पहले तो दोस्त इतना स्क्रीनशॉट है इसका ले लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। सभी को हम देखते हुए चलेंगे, बिल्कुल भी हमें मिस नहीं करना है, एक भी कंटेंट को, एक भी गद्यांश को हमें मिस नहीं करना है, सभी को हम पढ़ेंगे जी। अगला हमारा आता है चौथा। अब हमारा आता है चौथे गद्यांश के लिए आप सभी तैयार हैं? चलिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं, मुझे मानव जाति के दुर्मम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है,
वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोनती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचार्यों, विश्वासों, उत्सवों और व्यर्थों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे समान समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति में विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। चलिए, आशा करता हूं कि आपको समझ में ये बातें आई होंगी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है। मनुष्य मतलब यहाँ पे यही लिखा गया है कि मुझे मानव जाति के दुर्मम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे ये एक पैराग्राफ है, इसको आपने एक बार मैंने पढ़कर सुना दिया। मैं इसको अब दोबारा पढ़कर समझाता तो टाइम लगेगा, बट मैं समझा दूंगा। बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब क्वेश्चन का आंसर ही देंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं होंगे। आप चाहें तो एक बार और पढ़ सकते हैं, हमारे पास टाइम लिमिट ही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ्य और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं मुझे मानव जाति के दुर्मम निर्मम धाराओं को हजारों वर्षों से साफ दिखाई दे रही है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी क्या है, निर्मम है। मनुष्य की जो जीवन शक्ति है बहुत नहीं निर्मम है, ठीक है। वो सभ्यता और संस्कृति को रोनती हुई आगे क्या हो रही है, सभ्यता और संस्कृति को रोनती हुई आगे क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इतनी बातें कहा जा रहा है। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। जस्ट अ सेकेंड। एक मिनट यहाँ पे देंगे आप हमें, 1 मिनट आप यहाँ पे हमें देंगे। चलिए, ये हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो बात है यहाँ पे कहा जा रहा है, सबसे पहली बात यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि जो यहाँ पे अभी आपने देखा कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। मतलब मनुष्य जो है ना वो बहुत ही निर्मम है, उसके पास मोह दया बहुत ही कम बच गया है अब। तो यही सब बातें कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं उपयुक्त गद्यांश के पाठ्य और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ्य का नाम क्या है जी, उपयुक्त गद्यांश के पाठ्य का जो नाम है, तो निर्मम शब्द अभी हमने देखा ना कि ये जो संसार है पूरा क्या है, स्वार्थी है। स्वार्थी मतलब निर्मम है। तो सिंपल सी बात है, इसके पाठ्य का नाम भी क्या है, अशोक है, अशोक का फूल। और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यही बात यहाँ पे हमने लिख दिया है कि पाठ्य का नाम अशोक का फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है। फिर यहाँ पे कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या करने को हमें कह रहा है। यहाँ पे एक बात में देख लो, रेखांकित अंशों की व्याख्या जहां तक बात है ये भी हम देख ले रहे हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या, ठीक है। तो ये हमारी रेखांकित अंशों की व्याख्या यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, यहां तक है जी।
ठीक है, यहाँ तक है। तो यहाँ से हमारे यहाँ तक ये रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। कह रहा है कि मुझे मानव जाति की दुर्मम निर्मम धारा को हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। लेखक हमें कह रहे हैं कि मनुष्य जो जाति है उसकी दुर्मम और निर्मम धारा, मतलब मनुष्यों की जो स्वार्थी जो है वो हमें हजारों वर्षों से साफ रूप से दिखाई दे रहा है। मतलब मनुष्य जो निर्मम है, उसको दया मोह अब नहीं आ रही है, उसको स्वार्थी हो गया है, ये हम हजारों वर्षों से मुझे दिखाई दे रही है साफ रूप से। फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। मनुष्य की जो जीवन शक्ति है ना वो बहुत ही निर्मम है, मोह दया उसको नहीं आती, ऐसा यहाँ पे लेखक का कहना है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोनती हुई आगे चली आ रही है। मतलब वो सभ्यता को और संस्कृति को क्या हो रही है, रोनती हुई आगे बढ़ती आ रही है। कोई भी उसको दिक्कत नहीं है, वो सभ्यता को अब कुछ को मान नहीं रही है, सभी को रोनती हुई आगे बढ़ रही है। ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या में कि यहाँ पे लिखा गया, लेखक कह रहे हैं कि मानव जाति की जीवन यात्रा बहुत शक्तिशाली और कठोर रही है। मनुष्य की आगे बढ़ने की ताकत इतनी मजबूत है कि वह पुराने और बेकार परंपरा को पीछे छोड़ गया है और केवल उन्हीं चीज़ों को अपनाता है जो उनके जीवन के लिए ज़रूरी होता है। समझ रहे हैं। तो ये हमसे कहा गया है, लेखक का मानना है कि मानव जाति का जीवन क्या है, यात्रा बहुत शक्तिशाली और कठोर होता है। मनुष्य की आगे बढ़ने की ताकत इतना मजबूत है कि वह पुरानी और बेकार परंपरा को पीछे छोड़ गया है। वह केवल उन्हीं चीज़ों को अपनाता है जो उनके जीवन के लिए ज़रूरी होता है। समझ रहे हैं। तो ये बातें हैं जी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आप एक बार लाइन को पढ़िएगा। इसमें देखिए ज़रूरी नहीं कि जो हमने कहा वही आप लिखेंगे, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा जैसे हमने समझाया है उसी तरीके से समझाकर आप लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत बदलाव करके लिख सकते हैं। जैसे कि मनुष्य, यहाँ पे लिखा गया मुझे मानव जाति की दुर्मम निर्मम धारा के हजारों वर्षों से साफ रूप से दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पे ये कहना है कि जो मनुष्य जाति है उसकी जो दुर्मम और निर्मम जो धारा है, मतलब उसको दया मोह नहीं आता, ये हमें हजारों वर्षों से हमें साफ रूप से दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसको बनाकर लिख सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको 2 नंबर ही मिलेंगे, कटेंगे नहीं आपके नंबर। ठीक है, या आप ये लिख लीजिएगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है। मतलब मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें बताया गया है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के व्यर्थ मोहों को रोनती हुई आगे चली आ रही है। यहाँ से मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं। क्यों इसको निर्मम क्यों कहा गया है, क्योंकि ये सभ्यता और संस्कृति को रोनती हुई आगे चली आ रही है। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए क्या लिखा गया है, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृति के व्यर्थ मोहों को रोनती हुई आगे चली आ रही है। ठीक है, लेखक ने किसे बाद की बात बताया है। लेखक ने किसे बाद की बात बताया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेखक ने किसे बाद की बात बताया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बाद की बात, यहाँ पे देखिएगा बाद की बात है, तो लेखक ने किसे बताया है। तो यहाँ से देख सकते हैं देश और जाति के विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। तो यहाँ से हम कहाँ से यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लिख सकते हैं देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति को बाद की बात है। ठीक है, अगला कह रहा है ग्रहण और त्याग का रूप क्या है। ग्रहण और त्याग का रूप क्या है, तो वर्तमान समाज का रूप न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। वर्तमान समाज का रूप है, न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है, ये याद रखिएगा। तो यही बात हमने लिखा है, ग्रहण और त्याग का रूप क्या है, तो वर्तमान समाज जो है वो वर्तमान समाज न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है, ये याद रखिएगा।
मैं आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ले लीजिए, ठीक है। तो थके तो नहीं आप सभी? थकना नहीं है दोस्त, मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है। हम भी सोच रहे हैं कि पूरी तरीके से मेहनत करें आपके लिए। मैं चाहूँगा कि आप अपने लिए भी मेहनत करें, आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं देखिए इतनी ये सब चीज़ें मैं करा रहा हूँ, इतनी ये सब चीज़ें हम आपको करा रहे हैं, यही चीज़ें हमने आपको नोट्स में, जो टॉपर नोट्स है उसमें हमने प्रोवाइड कर दिया है। टॉपर नोट्स लेने से यही आपके लिए फ़ायदे हैं कि उससे आप अच्छे तरीके से, आपका समय बचेगा और जिससे आपको सब पता चल जाएगा कि हमें इंपॉर्टेंट कहानियाँ कौन कौन सी हैं, महत्वपूर्ण जीवन परिचय कौन है, महत्वपूर्ण पत्र लेखन कौन है, निबंध कौन कौन सा है, महत्वपूर्ण श्लोक कौन कौन से हैं, तो वो आपको एक ही साथ मिल जाएगा, पता चल जाएगा। तो आप समय रहते अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरीके से क्या है, जब हम वीडियो लाएंगे तभी आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम वीडियो भी बहुत ही सीरियस के साथ ला रहे हैं, बट मैं यही कहूँगा जितने भी स्टूडेंट हैं तो भैया सीरियस होकर आप अपनी पढ़ाई के लिए टॉपर नोट्स लेकर उससे अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी जब खुशी होता है कि जब आप 90+ 95% लाएंगे तो मुझे भी दिल से बहुत खुशी होगी। इसलिए हम आपको कह रहे हैं। अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वह बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वह लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन उन फूलों को देखकर उदास हो जाती है। असली कारण तो मेरा अंतर्यामी ही जाने, अंतर्यामी मतलब भगवान ही जाने, ठीक है। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूं। ये एक पैराग्राफ है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, लेखक कह रहे हैं कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अशोक का जब फूला हुआ, मतलब अशोक का फूल जो है, जब पुष्पित अशोक का मतलब अशोक का फूल बंद भी हो जाता है फिर खुल भी जाता है ना, ऐसे सिकुड़ भी जाता है। तो जब पुष्पित अशोक को, फूले हुए अशोक के फूल को देखते हैं तो उनका मन जो होता है वो उदास हो जाता है। कहते हैं कि इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को देखकर मैं हतभाग समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है, इसलिए मेरा मन उदास नहीं होता कि मैं सुंदर वस्तुओं को देखता हूं तो उसको हम हतभाग समझते हैं, उसका व्यर्थ चीजें हम समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों को मिलता होगा, कुछ लोग अच्छे आदमियों को देखकर उनको ईर्ष्या होती होगी, जलन होती होगी, बट मेरा ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को मिलता होगा, वह बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। मतलब लेखक ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को जो सुंदर वस्तुओं को देखकर उनको जलन महसूस होती होगी, बट मुझे नहीं होती। और वो जो जिनको जलन महसूस होती है वो बहुत ही दूरदर्शी होते हैं, दूरदर्शी, दूर की सोच वाले होते हैं, जो सामने पड़ जाएगा उसकी पूरी जीवन कुंडली को बता देंगे कि आपके भविष्य में ये होगा, वो होगा, ये सब बता देंगे। फिर यहाँ पे कह रहे हैं मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन फूलों को देखकर उदास हो जाती है। यहाँ पे ये कह रहा है कि मेरी जो दृष्टि है वो उतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इन फूलों को देखकर क्या होता है, उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरा अंतर्मय ही जाने, असली कारण मेरा हृदय ही जाने। कुछ थोड़ा सा ही मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, बट कुछ थोड़ा ही सही, पर मैं अनुमान कर सकता हूँ कि क्यों मेरा मन उदास हो जाता है। तो ये बातें आप समझ के, पुष्पित अशोक, अशोक का फूल चैप्टर से लिया गया है, ये तो हमें यहीं से पता चल गया। लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे देखिएगा अच्छा यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए यहाँ पे हमें पाठ्य का नाम और लेखक का नाम नहीं पूछा है दोस्त, यहाँ पे हमें कह रहा है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और संदर्भ जब भी लिखना होता है तो उसको देखिए ऐसे लिखना होता है कि प्रस्तुत गद्यांश हम पढ़ रहे हैं ना, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य के अशोक के फूल नामक पाठ्य से लिया गया है, जिसके लेखक
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस प्रकार बनाकर अच्छे से लिखना होता है संदर्भ, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा और संदर्भ याद कर लीजिएगा। क्या हमने लिखा है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य भाग में संकलित अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे यही बात कहा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य भाग में संकलित अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। अशोक का जो फूल नामक पाठ्य है उससे लिया गया है, और इसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। फूल अशोक का फूल नामक चैप्टर है। तो आपको क्या करना है, ये सेम टू सेम गद्यांश संदर्भ जो है वो बदलता नहीं है। केवल मान लेते हैं पाठ्य का नाम कुछ और होगा तो यहाँ पे पाठ्य का नाम कुछ और कर देंगे, और लेखक का नाम कुछ और होगा तो लेखक नाम कुछ और कर देंगे। बाकी सेम टू सेम यही हर जगह लिखना है। संदर्भ कह दे तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य भाग में संकलित, इस तरीके से लिखना है। बताइए क्लियर हो चुका ना? चलिए आशा करता हूँ समझ के होंगे। दूसरी बात हमसे यहाँ पे कह रहा है, पहला तो देख लिए, दूसरा कह रहे हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना? अब रेखांकित अंशों की व्याख्या यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कहाँ तक है। विशेष रस मिलता है। ठीक है ना? यहीं तक है ना? विशेष रस मिलता है। ठीक है, यहाँ तक ही है। यही हमें 2 लाइन हमें करना है। तो यहाँ पे हमने बताया ना, पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, यही कहते हैं। ठीक है ना? और इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को मैं हतबाक समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। ठीक है, अशोक यही कह रहे हैं कि जब मैं अशोक के खिले हुए फूल को देखता हूँ तो मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि मैं सुंदर वस्तुओं को उसको बेकार समझता हूँ, या सुंदर वस्तुओं को मैं निंदा करता हूँ, उससे ईर्ष्या जलन भाव रखता हूँ, ऐसे इसलिए नहीं, बट कुछ लोगों को मिलता होगा, इनका ये कहना है। ठीक है ना? तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है। क्या हमने लिखा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या में हमने क्या लिख दिया है? लिखा है, लेखक कहते हैं कि जब वह अशोक के खिले हुए फूल को देखते हैं तो वह उदास हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि वह इसलिए उदास नहीं है कि अशोक के पुष्प अत्यधिक सुंदर हैं या उनकी सुंदरता से उन्हें कोई ईर्ष्या होती है। यद्यपि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली या कम समयों के लिए भाग्यवान समझकर ईर्ष्यादेश उससे आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो ये बातें यहाँ पे कही गई हैं, ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में ये आ गई होंगी। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं। एक बार पढ़ेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं अगर आता है तो जो हमने यहाँ से समझाया ना दोस्त, वही आप अपने शब्दों में लिख देंगे। 2 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। आप इसके लिए डरिएगा नहीं कि हमें 2 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अपने तरफ से लिखेंगे तो बिल्कुल मिलेंगे, बट ऐसा लिख देते हैं तो मतलब और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है? मतलब इस गद्यांश में लेखक ने स्वयं के विषय में क्या बताया है? तो स्वयं के विषय में ही तो लेखक बता रहे हैं ना कि जब वो अशोक के खिले हुए फूल को देखते हैं तो उनका मन जो होता है उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को देखकर या खिले हुए फूल को देखकर उन्हें कोई ईर्ष्या होती है। ठीक है ना? उनको विशेष आनंद प्राप्त होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही बात यहाँ पे वो अपने बारे में बताते हैं। तो लेखक स्वयं को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताकर अपनी उदारता और महानता को की परिचय देते हैं। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने कहा ना कि विशेष रस उनको नहीं मिलता, बट यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को मिलता है। अब वो बहुत ही दूरदर्शी होते हैं, जो सामने पड़ गया उनकी अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं, परंतु मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती। ठीक है ना? मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं, लेखक अपने बारे में ये बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उनके बारे में पूरा भविष्य के बारे में बता देंगे, बट मेरी जो दृष्टि है उतनी दूर तक नहीं जाती। वो अपने आप को कम दूरदर्शी समझते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ही महान है, उदार व्यक्ति हैं। तो यही तो बात यहाँ पे लिखा गया है कि लेखक ने स्वयं के अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताकर अपनी उदारता और महानता का परिचय दिए हैं। ठीक है ना? अगला यहाँ पे फिर से कहा जा रहा है, चौथा, कि प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।
ये गद्यांश है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसका उद्देश्य यही है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बताना चाहते हैं कि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली या कम समयों के लिए भाग्यवान समझकर उससे आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बताना चाहते हैं कि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली समझने वाला या कम समयों के लिए भाग्यवान समझने वाले आनंद प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। मतलब ना, जब कोई सुंदर वस्तु दिखेंगी तो उससे जलन ईर्ष्या का भाव रखने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है। सिंपल सी बात, यही बात उन्होंने कहा है। ठीक है, चलिए लेखक ने अगला कह रहा है अंतर्यामी और दूरदर्शी शब्द का लेख बताइए। अंतर्यामी और दूरदर्शी। दूरदर्शी मतलब भविष्य के बातों को बताने वाला, अंतर्यामी मतलब मन की बातों को जानने वाला अंतर्यामी है। दूरदर्शी मतलब भविष्य की घटनाओं को समझाने वाला या समझने वाला। दूरदर्शी भविष्य की बातों को समझने वाला, उसी को तो दूरदर्शी कहते हैं। तो ये बातें हैं जी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। नेक्स्ट इसका भी ले लीजिए। चलिए आते हैं अपने पांचवें पर। पांचवा हम देख लें। चलिए पांचवा हमारा कहता है रमणीयता। थोड़ा सा इधर से पढ़ूंगा, जल्दी पढ़ लूंगा। देखिए अगला हमारा जो आता है रमणीयता और नृत्य नूतनता अन्योन्श्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सृजन के मौलिक उपलब्धियों की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकृति नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे ही आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लिक पर चलने वाली भाषाओं भी जनचेतना की गति देने में प्रायः असमर्थ हो जाती हैं। भाषा संपूर्ण योग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्त तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। उनके अतिरिक्त उसकी जागरूकता ही सोची नहीं जाती। तो ये एक पैराग्राफ है, ये इसको भी हम समझ लेते हैं जी। इसको भी हमने इंपॉर्टेंट के श्रेणी में ही रखा हुआ है। चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश के पाठ्य और लेखक का नाम हमसे पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ्य कौन है और इसके लेखक का नाम क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ शब्द हमें मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ही आप देखिएगा भाषा सामाजिक, ये हमारा शब्द आया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे भाषा संपूर्ण चेतना वाला शब्द आया है, फिर भाषा शब्द आया है। ठीक है ना। फिर अगर आप इधर और भी देखते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिली जुली लग रही हैं। देखिए यहाँ पे 3-4 जगह भाषा शब्द आ गया है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि भाषा और आधुनिकता ये चैप्टर से लिया गया है। भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक हैं हमारे प्रोजी सुंदर रेड्डी जी। प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो यही बात पाठ्य और लेखक के नाम की जगह पे क्या लिखेंगे? प्रोजी सुंदर रेड्डी। भाषा और आधुनिकता के जगह पे यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि पाठ्य का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोजी सुंदर रेड्डी। क्लियर हो चुका है। चलिए
पहली बात समझ में आ गया। दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या। रेखांकित अंशों की व्याख्या में प्रथम रेखांकित अंश क्या है, ठीक है। यहाँ पे रेखांकित अंश हमें 2 दिए गए हैं क्या, मैं एक बार देख लूँ यहाँ पे किताब में क्या दिया है। रेखांकित अंशों की व्याख्या में एक ठीक है, एक तो हमारा यहाँ पे रेखांकित अंश ये दिया गया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा। रेखांकित अंश एक तो यहाँ तक दिया हुआ है पहली लाइन में, और दूसरी जो लाइन है हमारी भाषा समुच्चय, यहाँ से हमें दिया गया है कहाँ तक है, सके कर सके ग्रहण कर सकेगा अर्जित, यहाँ तक है। ये अंडरलाइन करना ज़रूरी था दोस्त, इसलिए हमने बता दिया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें थोड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे, ये हमारा ज़रूरी था। दूसरा हमारा क्वेश्चन आ जाता है रेखांकित अंशों की व्याख्या, इसलिए ये ज़रूरी था। दूसरा रेखांकित अंशों की व्याख्या में यहाँ पे ये कह रहा है कि पहली रेखांकित अंश ये हमारा है, दूसरा ये है। रेखांकित अंशों में कह रहा है रमणीयता, अनृत्य, नूतनता, नूतनता, अन्योन्य अन्योन्श्रित है, और रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती, यही ना कहा गया है। तो यहाँ पे इसका हमने क्या लिखा है, इसका अर्थ हमने यहाँ पे लिख दिया है। रमणीयता का मतलब होता है सुंदरता, ठीक है ना, और नित्य नवीनता का मतलब होता है हमेशा नई ताजगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहली बात कह रहा है कि सुंदरता और हमेशा नई ताजगी एक दूसरे पर निर्भर करती है। अगर सुंदरता न हो तो कोई भी चीज महत्व नहीं, अगर सुंदरता न हो तो कोई चीज महत्व नहीं रखती, ठीक है ना। द्वितीय रेखांकित अंश में हमें क्या कहा गया है, द्वितीय, इतने लाइनों में हमें यही बात बताया गया है। यहाँ से यहाँ तक हमें यही बात बताया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है रमणीयता मतलब होता है सुंदरता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं रखती, मतलब जो सुंदर नहीं है ना उसका कोई वैल्यू नहीं है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, मतलब सुंदरता और हमेशा नई ताजगी एक दूसरे पर निर्भर करती है। अगर सुंदरता ना हो तो कोई भी चीज महत्व नहीं रखती, ये कहा गया है। दूसरी रेखांकित अंशों में यहाँ पे कहा गया है, दूसरी रेखांकित अंशों की व्याख्या में यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि भाषा पूरी योग चेतना को व्यक्त करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है, लेकिन वह ताकतवर बन सकती है जब समय के अनुसार सही शब्द और मुहावरों को अपनाया जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है भाषा संपूर्ण योग चेतना की अभिव्यक्त एक सशक्त माध्यम बन सकता है। भाषा क्या है, भाषा संपूर्ण योग चेतना के लिए एक अच्छा माध्यम बन सकता है, मजबूत माध्यम बन सकता है, सशक्त माध्यम बन सकता है। ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकता है जब वह अपनी युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके, जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को चयन कर सके, जब वह सही मुहावरों का चयन कर सके, यही बात कहा गया है। देखिए आपको ये तो या तो ये लिख लीजिए याद करके, या मैं ये कहूँगा कि इसी को थोड़ा बहुत आपको बदल कर लिखने आने भी चाहिए। आप इसको ही थोड़ा बहुत बदल कर लिख देंगे ना तो आपको 2 नंबर ये जो है 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगला हमारा आता है अगला हमारा आता है सर्जक का मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है। सर्जक का मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया है सर्जक का मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सर्जक के मौलिक उपलब्धि का प्रमाण उसकी रचना में नित्य नवीनता, हमेशा कुछ नया ताजगी होना है, ठीक है ना। मतलब सर्जक का मौलिक उपलब्धि का प्रमाण उसकी रचनाओं में नित्य नवीनता है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हमसे कहा गया है कि सर्जक के मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है। तो यहाँ पे अगर आप ढूंढना भी चाहें तो इसमें मिल भी जाएगा आपको, सर्जक के मौलिक उपलब्धि का प्रमाण,
यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सर्जक के मौलिक उपलब्धि का प्रमाण प्रामाणिकता सूचित करता है। तो यहाँ से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक या तो उत्तर लिख दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर तीसरे का लिख दीजिए, इस तीसरे का उत्तर लिख दीजिए, या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ से भी लेकर यहाँ तक लिख देंगे, वही बात है। अगला हमारा 4th नंबर आता है, किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता। किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता, तो सड़ी गली और रूठी मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि सड़ी गली, यहाँ पे क्या लिखा गया है अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि सड़ी गली, यहाँ पे देखिएगा, सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीति रिवाज और शैलियों और परंपरागत लिख पर चलने वाले भाषाओं की चेतनाओं को गति देने पर प्राप्त असमर्थ हो रहा है। मतलब सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता, यहाँ तक ही रहने देंगे। कह रहा है किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता, तो सड़ी गली जो समाज मान्यताएं हैं उससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता। तो बताइए इसका लिख देंगे, 2 नंबर नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा बिल्कुल। अगला हमारा आता है कि रमणीयता और उद्दृष्ट शब्द का अर्थ बताइए। रमणीयता मतलब क्या होता है जी? सुंदरता होता है, यही ना होता है जी। तो यही बात लिख दिया है, रमणीयता का मतलब होता है सुंदरता या आकर्षण, और उद्दृष्ट का मतलब होता है लक्ष्य या उद्देश्य, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अच्छी बात है। अगला हमारा आता है भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंश है, ठीक है ना। संस्कृत के परंपरागत परंपरा से निश्चित्र होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उनकी गति विज्ञान के प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उत्पन्न नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोगों प्राप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको कह दी गई हैं। चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है उपयुक्त गद्यांश के पाठ्य और लेखक का नाम लिखिए। पाठ्य का नाम क्या है, तो पाठ्य का नाम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो भाषा शब्द आ गया। तो इससे हमें पहले ही पता चल जा रहा है कि ये भाषा शब्द से हमारा लिया गया है, ठीक है ना। भाषा शब्द से हमारा लिया गया है। प्रोजी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं। तो यहाँ पे पाठ्य का नाम क्या लिख देंगे, पाठ्य का नाम भाषा और आधुनिकता, प्रोजी सुंदर रेड्डी हो जाएगा, सिंपल सी है जी। दूसरा हमारा यहाँ पे कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या करना। अब हमसे यहाँ पे कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या यहाँ से आपका है, तो मैं बता दूं, यहाँ से लेकर ये पूरी आपकी रेखांकित अंश करना है जी। यहाँ तक 3 लाइन करना है। तो यहाँ पे कह रहा है वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उत्पन्न नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है, ठीक है। तो ये बातें हमसे कह दी गई हैं। चलिए इसका हम शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ, इसका अर्थ क्या है, वैज्ञानिक खोज और आविष्कारों से समाज में नई नई सांस्कृतिक गतिविधियां उत्पन्न होती हैं। इन नई परिस्थितियों और विचारों को शब्दों में प्रकट करने के लिए केवल पुराने शब्द पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना। इसलिए भाषाओं में नए शब्द और प्रयोगों का आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ताकि बदलते समय में मांग पूरी हो सके, ठीक है ना। तो ये बातें आपकी है जी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये यहाँ से बताया गया है। अगला हमारा आता है तीसरा,
प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बातों पर बल दिया है? प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बातों पर बल दिया है? तो प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बातों पर बल दिया है? तो यहाँ पे प्रस्तुत अवतरण, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रस्तुत किस बातों पर बल दिया है? अच्छा, शब्दी को देना भाषाओं के उसके नए उत्थान भाषाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों का नई महत्व आवश्यकता है। तो यहाँ पे प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बातों पर बल दिया है? लेखक ने इस बातों पर बल दिया है कि भाषा समय और विज्ञान के प्रगति के अनुसार बदलना और नए शब्दों को अपनाना जरूरी है। ये बातें यहाँ पे हमें बताया गया है। लेखक के अनुसार बता रहे हैं कि जो भाषाओं को समय और विज्ञान की प्रगति के अनुसार क्या होता है? बदलना और नए शब्दों की पहचान करना जरूरी होता है। जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे। अगला हमारा यहाँ पे कह रहा है संस्कृत का एक अटूट अंश क्या है? संस्कृत का एक अटूट अंश क्या है, यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंश है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही इसका आंसर हो जाएगा। तो यही भाषा संस्कृत का एक अटूट अंश है। भाषा संस्कृत का एक अटूट अंश है। अगला हमारा एक कह रहता है किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जुड़ी हुई है? किसकी गति जो है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जुड़ी हुई है? तो यहाँ पे देखेंगे संस्कृत परंपरा के निशस्त्र होने पर भी परिवर्तन और गतिशील है। उनकी गति, उनकी मतलब भाषाओं की जो गति है विज्ञान की प्रगति के साथ जुड़ी हुई है। उनकी मतलब भाषाओं की जो गति होती है विज्ञान की प्रगति के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे किसकी गति मतलब भाषाओं की गति। तो यहाँ पे लिख दिया गया है संस्कृत की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जुड़ी हुई है। संस्कृत भाषाओं का, ठीक है, जो गति है वो विज्ञान के प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आप इसका भी ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, अच्छी बात है। तो यहाँ तक हमने देख लिया ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और भी हम देखेंगे जो हमारा यहाँ तक 6 हमने देख लिया है, और भी हम देख लेते हैं। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ये देख लीजिए। अगला हमारा यहाँ पे 7वां नंबर ये हमारा आ जाता है। 7वां नंबर पद्यांश कह रहा है कि ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आती है। इस प्रकार के निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जनतंत्र बन जाता है। निंदा का जनतंत्र बनकर वह झपटकर कुछ शांति अनुभव कराता है। ऐसे निंदक बड़े दयनीय होती है। अपनी अक्षमताओं से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की क्षमताओं के चौथे को देखकर सारी रात स्वयं जैसा भोगता है। ईर्ष्या देश से प्रेरित निंदा करने वाले कोई भी दंड देने की जरूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं दग्ध होता है, अपने चैन से सोई और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। उसे और क्या दंड चाहिए। ये हमें एक पैराग्राफ दिया है। अब इस पैराग्राफ के अनुसार हमें 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है ना। चलिए हम एक एक करके देते हैं। सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित, यहाँ पे निंदा शब्द आ गया। देखिए निंदा जो शब्द आया है, निंदा एक चैप्टर का नाम है ना, निंदई का रस, ये चैप्टर का भी नाम है। तो इसी से हमें यह पता चल जाता है कि इसका चैप्टर का नाम निंदक है, ठीक है ना। और लेखक कौन है, हरिशंकर परिसाई जी हैं।
तो यही बात हम पाठ का नाम निंदक लिख देंगे और या निंदा रस लिख देंगे और हरिशंकर परसाई लेखक का नाम लिख देंगे। अगला हमारा आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या में क्या लिखना है कि कहना चाहते हैं, लेखक कहना चाहते हैं ईर्ष्या द्वेष से की गई निंदा केवल नकारात्मक होती है, लेकिन जब निंदा किसी मिशन या उद्देश्य से की जाती है तो व्यक्ति उसमें असंतोष अनुभव करता है। मतलब यहाँ पे ये हमसे कहा जा रहा है कि देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या में हमें क्या बातें बताई गई हैं। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। ईर्ष्या के कारण द्वेष किसी के साथ रखेंगे, जलन भाव रखेंगे तो उससे क्या होगा, उसकी बुराई हम करते हैं, लेकिन इसमें वह मजा नहीं आता जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। मतलब इसमें वो मजा नहीं आता जो मिशनरी भाव से करने में आता है। मतलब लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या द्वेष से की गई निंदा केवल नकारात्मक होती है, जिससे हम जलन भाव करते हैं उससे अगर हम उसकी बुराई करते हैं तो वो नकारात्मक होती है। लेकिन जब निंदा किसी मिशन या उद्देश्य से की जाए, जब निंदा किसी मिशन या उद्देश्य से की जाए तो वह व्यक्ति उसमें असंतोष अनुभव कराता है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसमें असंतोष अनुभव कराता है। ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे। फिर यहाँ पे कह रहे हैं मिशनरी निंदक शांति का अनुभव कब कराता है। मिशनरी निंदक शांति का अनुभव कब कराता है, तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि मिशनरी निंदक शांति का अनुभव कब कराता है। तो उत्तर हम देख लेते हैं, यहाँ पे ही लिखा गया होगा मिशनरी निंदक शांति का अनुभव कब कराता है। मिशनरी निंदक शांति का अनुभव कब कराता है। इधर ही कहीं होगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मिशनरी निंदक तब शांति का अनुभव कराता है जब वह निंदा करने पर अपने मन की जलन और कष्टों को कुछ समयों के लिए बाहर निकाल देता है। मतलब यहाँ पे मिशनरी निंदक शांति का अनुभव कब कराता है। मिशनरी निंदक शांति का अनुभव तब कराता है जब निंदा करने वाले अपने मन की जलन और कष्टों को कुछ समयों के लिए बाहर निकाल देता है। निंदा करने वाले अपने मन में जलन और कष्टों को बाहर निकाल देता है, तब वो निंदा करता है तो उसको क्या होता है, कुछ समयों के लिए बाहर निकाल देता है, तब उसको आनंद प्राप्ति होगा। ठीक है, अगला हमारा आता है, यहाँ पे कह रहा है कि किस प्रकार के निंदकों को दंड देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसका कारण उत्तर के साथ दीजिए। किस प्रकार के निंदकों को दंड देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे किस प्रकार की, इस प्रकार के निंदकों को बड़ी दुख होते हैं, जलन और यहाँ पे हमसे ये कहा गया है कि किस प्रकार के निंदकों को दंड देने की ज़रूरत नहीं होती, कारण बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे वह निंदक बेचारा स्वयं दगित होता है जो चैन से सोची और वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे क्या दंड देना चाहिए। ठीक है ना, तो यही हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर हो जाएगा। या इसी को या तो ऐसे लिख दीजिए या थोड़ा बनाकर लिख दीजिए कि ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदकों को कोई दंड देने की आवश्यकता नहीं है। जो जलन द्वेष रखता है उसको, वो जो निंदा करता है उसको दंड देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वह पहले ही अपनी जलन और दुख में जलता रहता है। पहले ही वो जलन और दुख के द्वेष में क्या होता है, जलता रहता है। और उनकी यह पीड़ा उसकी वास्तविक दंड है, उसकी ये जो पीड़ा है ये वास्तविक दंड है, उसके लिए ये बातें कहा गया है। ठीक है ना, अगली कहा गया है कि अपनी अक्षमताओं से पीड़ित निंदक को दूसरी की क्षमता के चौथे को देखकर कैसा व्यवहार करता है।
अपनी अक्षमताओं से पीड़ित निंदक दूसरी की क्षमताओं के चौथे को देखकर कैसा व्यवहार करता है। तो यहाँ पे लिखा गया अपनी अक्षमताओं से पीड़ित निंदक दूसरी की क्षमता और सफलताओं को देखकर जलन से भरा हुआ रात भर कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। मतलब सिंपल सी बात ये कहा गया है कि उसके पास, जो व्यक्ति निंदा करता है, तो जिसके पास अक्षमता है, तो अक्षमता से जो पीड़ित, जो निंदक है, जो बुराई करता है, वो दूसरी की क्षमताओं से, सफलताओं से देखकर क्या होता है, जलन से भरा हुआ होता है और रात भर कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, मतलब रात भर बुराई करता रहता है। ठीक है ना। तो ये बातें कही गई हैं, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसके पीछे वाला ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ले लिए ना। तो ये हमारा अभी तक 7 हमने देख लिया। अब हम आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क देंगे। ठीक है ना, 3 आपको होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क क्या दोस्त, हमने इतना करा दिया ना, इतना भी तैयार कर लेंगे बहुत है, बट 3 अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो 3 और तैयार कर लीजिए। देखिए मैं आपको उत्तर के साथ, मतलब क्वेश्चन के साथ उत्तर भी दे रहा हूँ, इसको आपको याद कर लेना है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। देखिए एक पैराग्राफ है, यहाँ पे क्वेश्चन हमने दिया है, इसका स्क्रीनशॉट के बाद हम यहाँ पे उत्तर भी, देखिए यहाँ पे इसका प्रतीक का उत्तर भी हमने दे दिया है। स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए इसका उत्तर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिएगा, समझिएगा कि हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए तो ये हमने 8 हमारा कंप्लीट हो गया। 9th वाले पे आ जाते हैं। 9th वाला जो हमारा है कि मैं यहाँ से हमारा है जी, यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन हमने दे दिया है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके उत्तर भी हमने यहाँ पे दे दिया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसका उत्तर भी ले लीजिए 5 का। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है अंतिम, जो हमारा 10वां है, जो यहाँ पे है हमारा, देख लीजिए एक पैराग्राफ, 5 क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका उत्तर का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए जी, तो मैं आशा करता हूं कि ये जो हमने आज आपको 10 लगभग इंपॉर्टेंट हमने गद्यांश को कराया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारी दूसरा दिन था, दूसरे दिन में भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ाई करने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि आपने भी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है, तो चैनल पे नए होंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि हमारे ये जो चैनल है, हम सबका ये परिवार ही 1.5 लाख कंप्लीट करें और फिर हम आगे और मेहनत करें आपके लिए और आगे बढ़ें। अदरवाइज़ मैं यही कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये हमारी दूसरी क्लास थी, दूसरा दिन था। तीसरे दिन में आपको हम लेकर आएंगे महत्वपूर्ण पद्यांश। गद्यांश तो हमने देख लिया 10, अब हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण पद्यांश को, तो उसको भी आपको तैयार करना जरूरी है। तो चलिए दोस्त, अदरवाइज कल मिलते हैं। एक आवश्यक सूचना, अगर आपने अभी तक हिंदी की टॉपर नोट्स नहीं लिए हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर मैसेज करके टॉपर नोट्स वहां से ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस